नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। महाराष्ट्र में राजनीति इस समय बहुत ज्यादा गरमाई हुई है। आपको बता दें कि आने वाले कुछ ही समय में महाराष्ट्र में चुनाव होने और उसको देखते हुए वहां पर अलग अलग जो खबरें हैं अब पार्टियों की तरफ से सामने आती जा रही। जिस तरीके से कुछ समय पहले हमें एकनाथ शिंदे की जो बगावत है उद्धव ठाकरे से वो देखने को मिली थी, जिसका नतीजा ये हुआ था कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना की सरकार थी वो गिर गई थी और एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वहां पर सरकार बनाई और वहां पर सीएम की कुर्सी पर वो विराजमान हो गए। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, उन्होंने शिवसेना का जो लोगो, जो चुनाव चिन्ह है, उस पर भी अपना कब्जा जमा लिया। अब ठीक इसी तरह एक और घटनाक्रम वहां पर हमें होता हुआ, यानी कि महाराष्ट्र में होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो है एनसीपी के अंदर। जी हां, आपको बता दें कि शरद पवार और अजीत पवार के बीच में जो अब है वो बगावत के सुर और भी ज्यादा तेज हो गए हैं। अजीत पवार ने शरद पवार के खिलाफ एक चुनावी बुगल के साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि एक जंग जो है वो छेड़ दी है। उन्होंने उनके विधायक तोड़कर बागी रुख अपना लिया है और अब एनसीपी पर भी अपना जो कब्जा है, उनके चुनाव चिन्ह पर भी जो कब्जा है वो अपना रखना चाह रही है। और जिस तरीके से आज शरद पवार सामने आए और उन्होंने इसको लेकर खुल के बात की और कई बातें अपनी सामने रखी, महाराष्ट्र की राजनीति को भी बताया और साथ ही ये भी कहा कि एनसीपी का चीफ यानी कि अध्यक्ष अभी भी मैं ही हूं और कोई नहीं। और उन्होंने क्या क्या कहा, चलिए पहले आपको वो सुना देते हैं। तो उनका हौसला अच्छा था और पार्टी को ठेस पहुंचाने का काम कुछ साथियों ने किया। इससे फिर मजबूती से पार्टी को खड़ा करना, आगे ले जाना और अच्छी स्थिति पर लाना, ये मानसिकता हमारे सभी साथियों की थी। और इसलिए मुझे खुशी है कि एक आज की मीटिंग हमें हमारा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत मददगार हो गई। इससे मैं कोई ज्यादा बोलना नहीं चाहता। जो कोई डिसीजन हम लोगों ने लिए ये आप लोगों को शायद बताए होंगे। आपको कुछ सवाल पूछना हो तो यू कैन आस्क मी इफ यू वांट एनी क्वेश्चन। एक मिनट। हाँ, प्रशांत, अजीत पवार को नेशनल प्रेसिडेंट नियुक्त किया है 30 तारीख को। किसी ने कुछ कहा मुझे मालूम नहीं। आपको मुझे एक बात पक्की है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मैं प्रेसिडेंट हूँ। दूसरा किसी ने अपने नाम पर स्टेटमेंट दे दिया, कुछ बात कही, वो बात कह सकते हैं, इसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं, कोई सच्चाई नहीं है। सर स्टेटमेंट जारी किया गया है, कहा गया है कि आज आपने जो मीटिंग बुलाई वर्किंग कमेटी की, इसके पास कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है क्योंकि अजीत पवार नए प्रेसिडेंट है और इसके अलावा जो भी मीटिंग होगी सब डिस्प्यूट में है, आधिकारिक नहीं है। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये जो वर्किंग कमेटी की मीटिंग है अथॉरिटी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हुई है। किसी ने कुछ कहा होगा, इसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं। सुनील प्रभु, सर माय क्वेश्चन टू यू इज अबाउट सुनील one at a time, Sunil. Opposition unity, sir, and the fact that you are going to meet in Bangalore on the 17th, 18th. The fact that the MVA now is under threat. Uddhav Thackeray as well as you have been diminished by the BJP in terms of the Congress. What is not diminished? Diminished means they have broken your party. Suppose some people left your party, goes to some other side. It's not happen in political party, but doesn't say it's diminished or this or that. As I said, we will that party. Lady, let her, please. Yeah. अजीत पवार ने आप पर पर्सनल अटैक करके आपकी उम्र पर सवाल उठाया है। कहा है आप इस्तीफा देते हैं, फिर इस्तीफा वापस नहीं लेते हैं। When will शरद पवार stop? इस तरह के पर्सनल अटैक पर आप क्या कहेंगे? आप 21 साल के हो गए। The question doesn't arise to stopping. Now I work more effectively. We were 82 or 92.
नीरज आप अभी हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो। आपने एक्सप्लेन करके उनको डिस्क्वालिफिकेशन के से बचाया, ऐसे नहीं आपको लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नीरज 1 minute, one question from the last call. पवार सर, आप लोगों ने कैविएट दाखिल किया चुनाव आयोग में, अब किस आधार पर लड़ाई लड़ेंगे चुनाव आयोग में? दूसरा सवाल है कि जब शिंदे ग्रुप अपनी लड़ाई शिवसेना की तरफ से लड़ रहे थे तो उनका आधार माना गया था विधायकों की संख्या को। क्या आपने जो भी घोषणाएं संगठन को लेकर की है उसकी जानकारी पहले से चुनाव आयोग को बताई थी? क्या क्या सीधी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस चंद्रचूड़ इनका जो जजमेंट है, इस जजमेंट में उन्होंने कहा है कि एमएलए। तो देखा आपने किस तरीके से शरद पवार जो है वो अपने विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं और उनका हौसला जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एकनाथ शिंदे ने जो उद्धव ठाकरे के साथ किया वैसा ही अजीत पवार उनके साथ ना कर पाए। लेकिन आज की इस डिबेट में मेरे साथ बात करने के लिए है आकाश। आकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सवाल आपसे, पहला सवाल मेरा यही रहने वाला है कि 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले और उससे कुछ समय पहले महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले। जब उद्धव ठाकरे की जो सरकार है वो गिराई गई थी और एकनाथ शिंदे जब बागी रुख अपनाया था, तब उसके पीछे जो देवेंद्र फडणवीस का बहुत बड़ा हाथ जो था वो माना जा रहा था, और अमित शाह, जेपी नड्डा और पीएम मोदी तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे इसमें रह ही चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन माना जाता है, ऑपरेशन लोटस, जिसके तहत वो जहां जहां खुद सरकार नहीं बना पाती वहां वहां वो सरकार गिराकर अपनी सरकार बना लेती है। जैसे कि मध्य प्रदेश की बात करें, हम बात कर ले महाराष्ट्र की, तो जिस तरीके के एक बार फिर से एनसीपी में समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे भी बीजेपी का कहीं ना कहीं हाथ दिखाई दे रहा है आपको, जो एनसीपी में चल रहा है? जी हाँ, अगर इसकी बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ देखा जा सकता है, क्योंकि बीच में खबरें आ रही थी कि भाजपा ने ही जो है एनसीपी पर इस तरह का दबाव बनाया जिससे अजीत पवार अब अध्यक्ष बनने के लिए प्रयास कर रहे थे, शरद पवार को वो धोखा देना चाह रहे थे। तो कहीं ना कहीं सियासत के इस माहौल पे ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जिस प्रकार कई बार जो है विधायकों को खरीद कर चुनाव में अपनी जीत हासिल कर लेती है, इस बार महाराष्ट्र में भी ऐसा कहीं ना कहीं हो सकता है। वहीं अगर बात करें तो अजीत पवार ने कुछ समय पहले जो है ऐसे बयान दिए थे कि वो अब अध्यक्ष बन चुके हैं एनसीपी के, शरद पवार अध्यक्ष नहीं रहे हैं। वहीं विपक्षियों का कहना था कि अब जो है 83 साल के हो गए शरद पवार, अब उनको थम लेना चाहिए, अब उनको सियासत छोड़ देनी चाहिए। इसी बीच कहीं ना कहीं इसका जो है लगता तो है कि इस बार भाजपा पिछली कई तरीके से इस प्रकार से जो है चुनाव माहौल में विधायकों को खरीद कर और जो है चुनाव लड़ लेती थी और जीत जाती थी। इस बार भी कुछ इस तरह का माहौल महाराष्ट्र में देखने को हमें मिल सकता है। देखिए, जिस तरीके से शरद पवार पर ये सवाल उठाए जा रहे थे कि अब उनकी उम्र हो चली है, अब उनको राजनीति से पीछे हट जाना चाहिए, उसके तहत भी शरद पवार ने जवाब दिया सामने आकर कि मैं राजनीति में भले ही अब ना हूं, लेकिन मैं अपने कार्यकर्ता के लिए और अपनी पार्टी के लिए और अपने संगठन के लोगों के लिए हमेशा से खड़ा रहूंगा और हमेशा ऐसे मुद्दों पर बीच में आता रहूंगा। आपको बता दें, जिस तरीके से शरद पवार ने अजीत पवार के खिलाफ बातें रखी वो अपने आप में देखने लायक थी। लेकिन आकाश, मैं आपसे एक सवाल और यहाँ पर ये लेना चाहूंगा कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और इसको देखते हुए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल का कार्यकाल रहा है, उसको लेकर जो है पूरा बखान, मैं कहूंगा एक तरीके से पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी इस समय हर राज्य में जा जाकर कर रही है। और एक तरफ है महागठबंधन की राजनीति, जो विपक्षी दल है वो सब मिलकर बना रहे हैं, जिसकी पहली बैठक जो 23 जून को बिहार के पटना में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में वहां पर की गई। तो क्या ये जो अब एनसीपी के साथ ये एक बहुत बड़ा खेला खेला जा रहा है जिस तरीके से, और ये भी कहा गया कि अजीत पवार ने अभी भारतीय जनता पार्टी जो है उनके साथ भी मीटिंग करी और उनको सीटों को लेकर उनके साथ भी कुछ बातचीत हुई है, तो ये भी कहीं ना कहीं साफ करता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके टच में है, उनके साथ है। अब मैं आपसे सवाल ये पूछना चाह रहा हूं दरअसल कि आज जो राहुल गांधी पर भी एक बहुत बड़ा फैसला आया और जिस तरीके से राहुल गांधी की छवि भारत जोड़ो यात्रा ने सुधारी और जिस तरीके से महागठबंधन का एक बहुत बड़ा चेहरा, मैं कहूंगा, और बहुत बड़ा जिस तरीके से विपक्षी दल सामने आए और एक बहुत बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए उभर कर आ रही थी, तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए और इन सभी रणनीतियों को देखते हुए, चाहे भारत जोड़ो यात्रा कह लीजिए, राहुल गांधी का चेहरा कह लीजिए, महागठबंधन कह लीजिए, क्या इन सबको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डर रही है और कहीं ना कहीं उसके पास अब ये हथियार रह गया है कि यार चुनाव में अगर हम सामने फेस टू फेस लड़ेंगे तो हो सकता है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार में कम सीट आए, लेकिन अगर हम पहले ही पार्टियों को तोड़ दें, उनके आपस में ही फूट डाल दें, तो फिर उनके लिए जीतना आसान हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि ये रणनीति अपना रही है भारतीय जनता पार्टी? जी हाँ, बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये देखा तो जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब महागठबंधन की बैठक होती है बिहार में, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इससे सहमति है।
वो यह प्रयास करती है कि इनको तोड़ के अपनी सरकार बनाई जाए। वहीं विपक्षियों का इसी प्रकार कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जब कुछ नहीं कर पा रही तो वो यूसीसी के नाम पर जो है चुनाव में वोट बटोरना चाहती है, राम मंदिर का मुद्दा उठा देगी जिससे वह वोट बटोर ले। तो कहीं ना कहीं सियासत के दौर पर यह देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पार्टियों को आपस में तोड़ रही है। एनसीपी में भी कहीं ना कहीं बातें चल रही हैं कि अजीत पवार के साथ भाजपा का हाथ है, भाजपा अजीत पवार को समर्थन दे रही है जिससे वो शरद पवार को हटाकर महाराष्ट्र के चुनाव में भी अपना परचम लहरा सके। इस प्रकार की खबरें हमें रोज देखने को मिल रही हैं। जी, तो जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में एक के बाद एक नए मोड़ आ रहे हैं, वो अपने आप में ही दिखाते हैं कि वहां के राजनीतिक समीकरण कितने ज्यादा जो है वो उलझे हुए हैं। आपको बता दें कि अभी कुछ ही दिन पहले जो है वो संजय राउत का बयान आता है कि राज ठाकरे के साथ उद्धव ठाकरे की एक बार फिर से जो है वो नजदीकियां जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, या वो एक बार फिर से साथ आ सकते हैं। अगर राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे से बात करनी है तो वो डायरेक्टली बात कर सकते हैं, क्योंकि वो भाई हैं, उनको किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं आज अभी इसी वक्त की बड़ी खबर आई है कि राज ठाकरे सीएम एकनाथ शिंदे से मिलने पहुंचे। तो यहाँ पर अभी कोई भी पिक्चर जो है वो क्लियर होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। एक तरफ बात होती है उद्धव ठाकरे की साथ आने की, तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की एंट्री हो जाती है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के गुट से एक और विधायक जो है वो छोड़कर, जो है महिला विधायक, वो छोड़कर एकनाथ शिंदे के गुट में जा बसी है। तो ये धीरे धीरे, और ये भी कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे जो है उन्हीं की पार्टी में, और एकनाथ शिंदे वाली जो शिवसेना है और भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन के साथ सरकार बनी है, उनके बीच में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एकनाथ शिंदे के जो विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संतुष्ट नहीं है, टिकट बांटे जाने को लेकर, फैसले को लेकर। तो हर जगह ये फूट कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रही है, और हर जगह जो बयान दिए जाते हैं उसके ठीक उलट होता हुआ हमें कहीं ना कहीं दिखाई देता है। तो ये महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत ज्यादा उलझा रहा है। आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में क्या एक पिक्चर साफ होती है राजनीति को लेकर, क्या एक समीकरण बनता हुआ दिखाई देता है, इस पे हमारी सबकी नजरें बनी हुई हैं। और जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आता है हम आप तक जरूर लेकर आएंगे। लेकिन आप कहीं मत जाएं, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज, और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आप महाराष्ट्र की इस राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं। आज के प्रोग्राम में खास इतना ही, बस जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।